एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि 1971 की जंग में कराची पर हमले में रॉ के जासूसों की क्या भूमिका थी। रॉ एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में आज़ाद हुआ था आपका बांग्लादेश। ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? राजस्थान से। ये भी आप लोग किससे? पाकिस्तान से। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें रॉ के बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी। तो सन 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होने से करीब 2 महीने पहले दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और जिसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एस.एम. नंदा और भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रामनाथ काव शामिल हुए थे। भारतीय नौसेना को खुफिया सूचना मिली कि पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह पर एक अत्याधुनिक नौसैनिक सर्विलांस सिस्टम लगाया है। एडमिरल नंदा ने काव से पूछा कि क्या आप अपने सूत्रों से इस बारे में और सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। काव को अंदाजा था कि उन्हें पाकिस्तानी सर्विलांस सिस्टम की क्षमताओं को जांचने के लिए वहां की तस्वीरों की जरूरत होगी और इस तरह की जानकारी मामूली जासूस नहीं जमा कर सकते थे। इसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट जासूसों की जरूरत थी और गुप्त मिशन के लिए डॉक्टर का जहाज चुना गया। काव के डिप्टी शंकरन नायर ने इसके लिए बंबई में रॉ के चोटी के जासूस से संपर्क कर उसे इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। 5 दिन बाद उस एजेंट ने नायर से संपर्क कर उन्हें अपना प्लान बताया और ये भी कहा कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जो इसमें मददगार हो सकता है। नायर इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए खुद मुंबई गए और नायर अपनी आत्मकथा इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास में लिखते हैं कि मुझे मेरे बंबई के एजेंट ने बताया कि इस काम में मेरी मदद वहां रहने वाले पारसी डॉक्टर कावस जी के कर सकते हैं, जो काम के सिलसिले में अपने जहाज से कुवैत होते हुए पाकिस्तान जाया करते हैं। और दिलचस्प बात है कि ये किसी को नहीं पता कि कावस जी के जहाज को पाकिस्तानी अपने बंदरगाह पर क्यों और कैसे आने देते। और आप देखिए, उनके अनुसार इसकी वजह शायद ये थी कि कावस जी का परिवार 1880 के दशक में से शिपिंग के कारोबार में था। वे कराची पोर्ट से ऑपरेट करते थे। उनका परिवार भी कराची में रहता था। देश के विभाजन के बाद इस समृद्ध पारसी परिवार के लोग कराची में भी थे और बंबई में भी थे। 2 महीने पहले कावस जी एक मुसीबत में फंस गए थे जब बंबई के कस्टम अधिकारियों ने उनके जहाज पर अघोषित माल पकड़ लिया था। अब उनके खिलाफ कस्टम की एक जांच चल रही थी। संभावना थी कि डॉक्टर को इसके लिए एक बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। शंकरन और कावस जी की मुलाकात। बंबई कस्टम का प्रमुख शंकरन नायर का दोस्त था। उन्होंने फोन उठाकर उनका नंबर डायल किया। सामान्य शिष्टाचार के बाद नायर ने उन्हें अपनी समस्या बताई। 10 मिनट के बाद तय हो गया कि रॉ अपने गुप्त फंड से डॉक्टर पर लगाए जाने वाले जुर्माने की रकम अदा करेगा। कस्टम विभाग एक पत्र के जरिए बताएगा कि डॉक्टर के खिलाफ मामला खत्म हो गया है। उस पत्र के साथ नायर अपने 2 भरोसेमंद जासूसों को लेकर डॉक्टर कावस जी के डीएन रोड स्थित क्लिनिक पहुंच गए और उन्होंने भारतीय नौसेना के कमांडर मैनन के तौर पर अपना परिचय कराया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं आपको कस्टम विभाग का एक पत्र दे सकता हूं और जिसमें लिखा है कि आपके खिलाफ मामला वापस ले लिया गया, बशर्ते आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। कमांडर मेनन बने शंकरन नायर ने डॉक्टर से कहा, आप इसके लिए मना भी कर सकते हैं। उस स्थिति में मैं इस पत्र को जला दूंगा और आपके खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी। डॉक्टर कावस जी को अंदाजा हो गया कि उनके पास नायर के प्रस्ताव को मानने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। कावस जी रॉ के 2 जासूसों के साथ कराची रवाना हुए और आप देखते हैं कि अनुषा नंदा कुमार और संदीप साकेत अपनी किताब द वॉर दैट मेड आर एंड एफ डब्ल्यू में लिखते हैं कि डॉक्टर कावस जी ने नायर से कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? नायर ने कहा कि आप पाकिस्तान की अगली यात्रा पर अपने जहाज में मेरे 2 आदमी लेकर जाएंगे। ये यात्रा 2 दिन बाद शुरू होगी। डॉक्टर ने उनसे पूछा, कम से कम मुझे उन लोगों के नाम तो बता दीजिए। नायर ने कहा कि उनका नाम रोड और मोरियार्टी है और उनका असली नाम राव और मूर्ति था। राव नायर ने
के नेवल असिस्टेंट थे, जबकि मूर्ति रॉ के फोटोग्राफी विभाग के विशेषज्ञ थे। 2 दिन बाद योजना के अनुसार कावस्जी अपने 2 नए साथियों रोड और मोरियार्टी के साथ पानी के छोटे जहाज से कराची के लिए रवाना हुए। पाकिस्तानी जल क्षेत्र में घुसने तक कोई खास घटना नहीं हुई। अनुषा और संदीप अपनी किताब में लिखते हैं कि तब तक पाकिस्तानियों को पता चल चुका था कि भारत ने एक नई खुफिया एजेंसी बनाई है और जिसमें साहसी और मुश्किल मिशन पूरा करने की क्षमता है। उनको अब तक नई एजेंसी का नाम पता नहीं चल पाया था। और आप देखेंगे कि दोनों जासूस बीमारों के केबिन में जैसे ही कावस्जी का जहाज कराची बंदरगाह पर लगा, पाकिस्तानी CIED के इंस्पेक्टर अपने 2 साथियों के साथ उनके जहाज पर चढ़ गए। उन्हें देखते ही डॉक्टर नर्वस हो गए। मिनटों में पाकिस्तानी अफसरों ने जहाज का निरीक्षण किया। जब उन्हें कागजात दर्ज 2 लोग अपनी बर्थ में नहीं मिले तो उन्होंने उनके बारे में पूछताछ की। अनुषा, नंदा कुमार और संदीप साकेत लिखते हैं कि ये लोग जहाज में ही छिपे हुए थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि इंस्पेक्टरों की नज़र उन पर पड़े। इंस्पेक्टर ने पूछ ही डाला, वो लोग कहाँ हैं? कावस्जी ने कहा कि सिक वे यानी बीमारों के कमरे में। इंस्पेक्टर ने अपने मातहतों से कहा कि वहाँ जाओ, उन्हें चेक करो। और आप देखते हैं इस पर डॉक्टर ने कहा, मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा, ये दोनों चिकन पॉक्स के मरीज हैं। सफर के दौरान पहले एक को ये बीमारी लगी, उससे दूसरे को भी लग गई। हमने उन्हें अलग थलग कर तब तक के लिए स्ट्रिक वे में डाला जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर की बात मान ली। और आप देखिए कावस्जी का कराची आना जाना लगा रहता था। उनके पास उसका अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं था। जैसे इंस्पेक्टर जहाज से नीचे उतरे, कावस्जी की जान में जान आ गई। जासूसों ने कराची बंदरगाह की तस्वीर ली। आधी रात को कावस्जी के जहाज ने फिर चलना शुरू किया और थोड़ी देर में वो बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर 2 चट्टानों के बीच पहुंच गए। ये जगह पहले से तय कर ली गई थी। रोड और मोरियार्टी ने पोर्ट हॉल्स ने से अपने कैमरों के साथ तस्वीर लेनी शुरू कर दी थी। वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी अपनी किताब ट्रांजिशन टू ट्रंप 1965 से 75 में लिखते हैं कि रॉ के एजेंटों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर अपने सामने लक्ष्य को देखा। रॉ ने कहा लगता है इसको हाल में बनाया गया है, और वे वाकई हाल में ही बना है, और उसके ऊपर विमान भेदी तोपें रखी गई थी। इसका मतलब यह था कि पाकिस्तानी कराची बंदरगाह को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। तेजी से काम करते हुए दोनों एजेंटों ने उस जगह की दर्जनों तस्वीरें खींची। और आप देखेंगे कि जहां जरूरत पड़ी उन्होंने लेंस को जूम करके तोपों और हर तरह की किलेबंदी को भी अपने कैमरे में उतारा। इसके अलावा उन्होंने बंदरगाह पर लंगर डाले हुए पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों की भी तस्वीर ली। दिल्ली में तस्वीरों का अध्ययन। करीब आधे घंटे बाद जहाज के चालकों से वापस मुड़ने के लिए कहा गया। इसके बाद दोनों खुफिया एजेंट दोबारा सिगबे में चले गए, जहां वो अगले दिन तक रहे। एक दिन बाद उस जहाज ने कराची बंदरगाह छोड़ दिया। जब जहाज बंदरगाह से बाहर निकलने लगा तो फोटोग्राफर ने चट्टान की दूसरी तरफ की तस्वीर भी खींची। इसके बाद जहाज अरब सागर में चला गया, कुवैत की तरफ बढ़ गया। और कुवैत पहुंचते ही राव और मूर्ति जहाज से उतर गए और सीधे भारतीय दूतावास गए, और वहां से कराची से लाई गई कैमरे की फिल्में दिल्ली भेजी गई। अगले दिन राव और मूर्ति हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अनुसार, नंदा कुमार और संदीप साकेत ने लिखा कि वॉर रूम में जगजीवन राम, रामनाथ काव और एडमिरल नंदा ने उन तस्वीरों का अध्ययन किया। मूर्ति ने उन्हें कराची हार्बर का 360 डिग्री का दृश्य दिखलाया। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उन तस्वीरों को आश्चर्य और प्रशंसा के भाव से देखा। ये पहली बार था जब कराची बंदरगाह के अंदर की तस्वीर भारत के हाथ लगी थी। अब भारतीय नौसेना को पता चल गया था कि पाकिस्तान ने किन किन जगहों पर रक्षात्मक ढांचे खड़े किए हैं और उनकी क्षमता क्या है। उनको ये भी पता चल गया था कि जिस जगह पर ईंधन का भंडारण किया गया है, कौन कौन से नौसैनिक जहाज कराची में खड़े हुए हैं। 3 दिसंबर 1971 को जब युद्ध की आधिकारिक घोषणा हुई, उससे पहले भारत के पास कराची बंदरगाह का पूरा नक्शा पहुंच चुका था। पाकिस्तान ने अपने सबसे अच्छी डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियों को तैनात कर रखा था। उनके 8000 नौसैनिकों में से सिर्फ 5000 को युद्ध में लगाया गया था। और आप देखिए एडमिरल नंदा अपनी किताब द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में लिखते हैं कि लड़ाई शुरू होते होते पाकिस्तानी नौसेना के सैनिकों की संख्या और आप देखते हैं कि कम हो चुकी थी, क्योंकि बंगाली सैनिक या तो नौसेना छोड़कर भाग गए थे या फिर पाकिस्तानियों का उनके ऊपर से विश्वास उठ गया था। या खा का रवैया ये था कि 29 नवंबर तक उन्होंने पाकिस्तानी नौसेना अध्यक्ष को ये बताना उचित नहीं समझा कि 4 दिन में लड़ाई शुरू होने वाली है। और एडमिरल नंदा ने इंदिरा गांधी से ली अनुमति।
3 दिसंबर 1971 को जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई तो भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला करने की अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इससे पहले अक्टूबर में एडमिरल नंदा इंदिरा गांधी से मिलने गई थी। उन्होंने नौसेना की तैयारियों के बारे में बताने के बाद इंदिरा गांधी से पूछा था, अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है। और नंदा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, इंदिरा ने हाँ या फिर ना कहने के बजाय मुझसे ही सवाल पूछ डाला, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। मैंने आप देखिए जवाब दिया कि सन 1965 में नौसेना से खासतौर से कहा गया कि वो भारतीय समुद्री सीमा के बाहर कोई कार्रवाई ना करें, और जिससे हमारे सामने कई समस्याएं उठ खड़ी हुई। इंदिरा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, वेल एडमिरल, इफ देयर इज ए वॉर, यानी अगर युद्ध है तो युद्ध है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, मैडम मुझे मेरा जवाब मिल गया। पाकिस्तान का ध्यान भटकाया गया। कराची पर नौसैनिक हमले से पहले भारतीय वायुसेना ने कराची, माहिर और बादिन के हवाई ठिकानों पर बम गिराने शुरू कर दिए। वो कराची बंदरगाह पर भी लगातार बम गिरा रहे थे। एडमिरल नंदा लिखते हैं कि दरअसल ये योजना के तहत हो रहा था ताकि पाकिस्तान का ध्यान हवाई लड़ाई की तरफ चला जाए और वो इसका अंदाजा भी न लगा सकें कि हमारे पोत एक निर्धारित लक्ष्य के साथ कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि मैं कराची को अपने हाथ की हथेली की तरह जानता था क्योंकि मेरा बचपन वहाँ बीता था। दूसरे हमारे खुफिया सूत्रों ने वहाँ की प्रामाणिक जानकारी हम तक पहुँचाई थी। क्या की थी? पहुँचाई थी। और आप देखिए मैंने अपने स्टाफ से कहा कि वो इस बात का मूल्यांकन करे कि किलोफ्टन और किमारी बंदरगाह के बीच तेल के भंडारों को निशाना बनाना कितना कारगर हो सकता है। कराची पर मिसाइल बोट से हमला। सन 1971 के शुरू में ही भारत को सोवियत संघ से ओसा एक मिसाइल बोट मिल गई और इनको तटीय रक्षण के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन नौसेना के कमांडरों ने इसका इस्तेमाल कराची पर हमले के लिए करने का फैसला किया। जब वायुसेना के योद्धक विमान कराची पर बमबारी कर रहे थे तो 3 ओसा एक मिसाइल बोट्स ने कराची की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसको ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया, जिसका लक्ष्य था कराची बंदरगाह को बर्बाद करना। और आप देखिए 3 मिसाइल बोट्स को खींचकर पाकिस्तानी जल सीमा के पास ले जाकर कराची से 250 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ दिया गया। अनुषा नंदा कुमार और संदीप साकेत लिखते हैं कि सबसे पहले मिसाइल बोट ने पाकिस्तान के पोत PNS खैबर को डुबोया और उनको ये अंदाजा ही नहीं लगा कि ये हमला कहाँ से हुआ। वो समझते हैं कि उन पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने हमला किया। साकेत लिखते हैं कि उसके बाद दूसरी मिसाइल बोट ने एक और विध्वंसक और पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार ले जा रहे मालवाहक जहाज को डुबोया। तीसरी मिसाइल ने कराची बंदरगाह को निशाना बनाते हुए तेल टैंकरों पर हमला किया और इस हमले में राव और मूर्ति की खींची तस्वीरों ने उनको बहुत मदद की। इस हमले ने पाकिस्तानी नौसेना की लड़ने की क्षमता एक तरह से आप देखिए समाप्त कर दी। ईंधन की कमी इस हमले की वजह से पाकिस्तानी नौसेना ने अपने सारे जहाज वापस बुलाकर उन्हें कराची बंदरगाह की रक्षा में लगा दिए। और आप देखें इसके कुछ दिन बाद ऑपरेशन पाइथन की शुरू किया गया और जिसमें कराची बंदरगाह की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी गई। इस नाकाबंदी का उद्देश्य पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से पूरी तरह अलग थलग कर देना था, जो पूरी तरह से कामयाब भी रहा और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। तो ये कहानी है रॉ एजेंसी की भूमिका की। धन्यवाद।